नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। आज अंतिम वर्ष की कक्षा में प्रथम पेपर, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास की कुछ विषयों के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें शिक्षा की स्थिति पर जब आए तो पिछले लेक्चर में हंटर शिक्षा आयोग के बारे में बताया था, जिसका काम जो था सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक की समीक्षा करना, यानी कॉलेज की समीक्षा 1854 के सर चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच आया था, उसके बाद में भारत में कॉलेज के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में क्या शिक्षा की प्रगति हुई है, ना उसका कभी मूल्यांकन किया गया, ना उसके बारे में आगे बढ़ने के लिए कोई भी सुझाव दिए गए। अब क्या हो रहा था कि जो हंटर शिक्षा आयोग था उसमें कहा था कि भाई क्षेत्रीय जो निजी प्रयास है उनको भी आप प्रोत्साहित कीजिए। तो इसके कारण जगह जगह विश्वविद्यालय बनने लगे, पंजाब में, इलाहाबाद में। 20वीं सदी जब शुरू हुई, उसके शुरुआती वर्ष में भारत में राजनीतिक बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। तो इसके कारण हर क्षेत्र में वाद विवाद था, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हो। जैसे ही शिक्षण संस्थाएं, जहां राजनीतिक बेचैनी बढ़ रही है, तो सरकार को ऐसा लगा कि ये संस्थाएं जो हैं ये राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने की एक फैक्ट्री बन गई है, और उन पर दोषारोपण किया जाने लगा कि निजी जो प्राइवेट जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, निजी प्रबंध जो किया जा रहा है शिक्षण संस्थाओं का, इसके कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है, यहाँ अनुशासनहीनता बहुत अधिक है और यहाँ जो है क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं। राष्ट्रवादी जो थे उस समय, जो शिक्षा के क्षेत्र में, उनका विचार ये था कि हाँ, मान रहे स्तर तो गिर रहा है, संख्या बढ़ रही है, स्तर गिर रहा है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप कितने प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो निरक्षरता को दूर करने का, शिक्षा के प्रचार प्रसार का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। उस समय भारत में महाप्रतिक्रियावादी वायसराय कर्जन के रूप में कार्यरत थे। कर्जन उस समय वायसराय थे। वो प्रशासन को सुधारने के जोश में उन्होंने भारतीय शिक्षा को भी सुधारने का प्रयत्न किया। अब उसने जो मैकाले की शिक्षा नीति, जो मैंने बताया था, मैकाले का डिस्पैच, जो कि यूरोपीय ज्ञान देना चाहते थे भारत को, उन्होंने कहा कि ये तो देशी भाषाओं के विरुद्ध पक्षपात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं उनका लेवल नहीं है, हीन स्तर के हैं, और परीक्षाओं पर बल देने वाली शिक्षा पद्धति, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर रट्टा मार करके परीक्षाओं में ज़्यादा स्थान प्राप्त करने पर ही किया जाता है, इसकी भी उन्होंने आलोचना की। पर इस आलोचना के जो उद्देश्य थे वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना नहीं था। इस आलोचना के उद्देश्य वास्तव में राजनीतिक थे, ताकि भारत में जो राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी होती जा रही हैं, और ख़ासकर जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ ये काम बखूबी हो रहा था उनकी जड़ों को सींचने का। बस उन्हीं सिंचाई के साधनों को काटने का कर्जन का लक्ष्य था। उसने शिक्षा के गिरते स्तर के बहाने विश्वविद्यालयों पर कंट्रोल बढ़ा दिया, सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया, और उसको कहा कि गुण और दक्षता कि हम परफेक्शन लाना चाहते हैं, उसके नाम पर उसने इसको सही ठहराया। जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने तो कहा ये साम्राज्यवाद को दृढ़ करने के लिए और राष्ट्रीयता की भावना जो भारत में अब धीरे धीरे पनप रही थी, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई थी। ऐसे ही एक विवादास्पद अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, अपने उद्भव को प्राप्त हुआ। 1901 में तत्कालीन भारत के वायसराय गवर्नर जनरल कर्जन ने शिमला में पूरे भारत के उच्चतम जो शिक्षा संस्थान थे, विश्वविद्यालय थे, उनके अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन का आरंभ कर्जन ने अपने एक भाषण से किया। उस भाषण में उसने भारत के शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की और कहा कि हम लोग यहाँ शिक्षा की एक बिल्कुल नई योजना बनाने और जन साधारण पर, चाहे वो इच्छा या अनिच्छा से, उन पर लादने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। तो कह रहे हैं कि हम आपकी अनिच्छा से नहीं ला देंगे, इच्छा होगी तो ये सुधार माने जाएंगे। पर बाद में जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल झूठ साबित हुआ।
इस सम्मेलन में लगभग 150 के बराबर प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा के हर एक क्षेत्र से संबंधित थे। इन 150 प्रस्तावों के बाद भी कर्जन को चैन नहीं मिलने वाला था। उन्होंने एक आयोग गठित किया। आयोग के अध्यक्ष थे सर टॉमस रैले। इस आयोग का उद्देश्य था विश्वविद्यालयों की स्थिति की अनुमान लगाना, उनकी समीक्षा करना और विश्वविद्यालयों का जो संविधान अलग से होता है और कार्यक्षमता के बारे में सुझाव देना था। ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में नहीं था, सिर्फ कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में था। इन्हीं आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ये अधिनियम काफ़ी विवादास्पद थे। कहा गया कि कर्जन जो है राष्ट्रवाद को रोकने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और इन अधिनियम के जो कानून थे इसमें ऐसा ही कुछ दिखाया गया था। इस अधिनियम में जो विश्वविद्यालयों के संविधान में परिवर्तन किए गए उन परिवर्तनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला परिवर्तन तो ये कहा गया इस अधिनियम में कि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे छात्रों को अध्ययन करने के लिए और शोध करवाने के लिए प्रोफेसर्स और लेक्चरर की नियुक्ति का प्रबंध करें, यानी कि जितनी मात्रा में चाहिए शिक्षकों को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, स्टूडेंट्स के, छात्रों के अनुपात में उतनी नियुक्तियां दें। अपने यहाँ पर प्रयोगशालाएं यानी लेबोरेटरी स्थापित करें, पुस्तकालय लाइब्रेरी स्थापित करें और कहा कि ये नहीं कि आप सीधे शिक्षा नहीं दे सकते, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा देने का भार भी आप अपने ऊपर ले। ये नहीं कि आप सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली और डिग्रियां देने वाली संस्था बन करके रह जाए। उसके बाद में विश्वविद्यालय में उप सदस्य होते हैं जो कि सीनेट में होते हैं और विश्वविद्यालय में जो है गठन से संबंधित, नीतियों से संबंधित सारे जो परिवर्तन होते हैं या पुराने भी जो बरकरार रखे जाते हैं वो सारे ये उप सदस्य या फेलो कहते हैं इंग्लिश में, वो किया करते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के फेलो हैं, जो उप सदस्य हैं, उनकी संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 होनी चाहिए, यानी 50 से 100 के बीच में विश्वविद्यालय के उप सदस्य होने चाहिए। तब तक ऐसा हुआ करता था कि जो एक बार उप सदस्य बन गया वो आजीवन उप सदस्य रहा करता था। इन्होंने कहा कि ये आजीवन नहीं रह करके सिर्फ 6 वर्ष के लिए होंगे। अगला जो बदलाव था वो ये कहा गया कि ये जो फेलो हैं, उप सदस्य हैं, ये मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए, सरकार द्वारा भेजे जाने चाहिए। ये एक तरह से आप देख लो कि विश्वविद्यालयों पर क्या है, सरकारी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर्जन ने कर ली थी। और चुने हुए सदस्यों की संख्या जो है कि मैं मेनली तो हम सरकार की तरफ से भेजेंगे, अब फेलो चुने भी जाएंगे। उसमें बताया कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालयों में चुने हुए सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे और बाकी भारत में जो विश्वविद्यालय थे जैसे पंजाब में, इलाहाबाद में, वहाँ 15 होने चाहिए। अब ये तो है ही है कि सीनेट में सदस्य जो है वो सरकार भेज रही है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर सीनेट कोई फ़ैसला ऐसा ले रही है जो सरकार को पसंद नहीं है तो उसको रोकने की भी कर्जन ने व्यवस्था कर ली थी। उसने इस कानून की अगली जो बात है वो यही दिखाती है, विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अगर विश्वविद्यालय ने कोई फ़ैसला सीनेट द्वारा पारित किया है तो सरकार उस फैसले के विरोध वीटो, निषेधाधिकार भी कर सकती है। वीटो का मतलब होता है मना करना। एक बार कहते ही वो सारा जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी अगर कोई प्रस्ताव सरकार को पसंद नहीं आता है। इसके अलावा सरकार को ये अधिकार था कि सीनेट के जो नियम बनाए उसमें परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है, सुधार कर सकती है और चाहती है कि भाई अगर ये पसंद ही नहीं है बिल्कुल ही तो नया नियम भी बना सकती थी। अगला बिंदु है, इस अधिनियम द्वारा जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज थे, अशासकीय कॉलेज थे, इन पर सरकार का नियंत्रण और अधिक कड़ा कर दिया गया। यानी किस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड होंगे ये शर्तें बहुत अधिक कड़ी हो गई। और सिंडिकेट जो थी
जो कि सरकार का उपकरण थी। ये कॉलेजों का समय समय पर निरीक्षण करेगी, इसका भार इसको सौंपा गया। और ये कहा गया कि इन कॉलेजों को अपनी कार्यक्षमता अच्छी बनाए रखनी होगी और सरकार के लिए संबंध के लिए सरकारी स्वीकृति ज़रूरी कर दी गई। और अगला और अंतिम बिंदु जो अपना है वो है कि गवर्नर जनरल विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं, कि कहाँ तक विश्वविद्यालय काम करेगा, इनकी सीमाएं निश्चित करने का प्रभार जो है वो गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। ये था 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। उस वक्त विधान परिषद हुआ करती थी, जहाँ उसके अंदर भी और बाहर भी, चाहे वो अखबारों के रूप में हो, रैलियों में हो, जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो तत्व थे राष्ट्रवादी तत्व, इन सभी ने इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की और कहा गया कि ये शिक्षा में सुधार के लिए नहीं बल्कि कॉलेजों में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की लहर को विश्वविद्यालयों में बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। न सिर्फ भारतीयों ने ही इसकी आलोचना की बल्कि 1917 में सैडलर आयोग ने भी ये बात मानी है कि 1904 के अधिनियम से भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पूरी तरह से सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे। बाद में कर्जन के जीवनी लेखक थे रोनाल्ड शे, उन्होंने भी ये बात मानी है कि जिस काम को करने के लिए वायसराय ने इतना अधिक समय लगाया, इतना अधिक विचार लगाया और जिसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ, उससे शिक्षा की प्रणाली में कोई भी मूलभूत बड़ा परिवर्तन नहीं आया बल्कि वो पहले की तरह ही काम करती रही। हाँ, इस जो नीति है उसका एक परिणाम ज़रूर हुआ कि 1902 से 5 लाख रुपया सालाना 5 साल के लिए कहा गया कि विश्वविद्यालयों को दिया जाएगा सुधार के लिए, और निश्चित किया गया कि 5 साल तक हम देंगे। और धीरे धीरे जो विश्वविद्यालयों को है सरकार की तरफ से सरकारी अनुदान एक सरकारी नीति की विशेषता बन करके रह गई। तो बच्चों, ये था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि अपने उद्देश्यों के कारण, अपने विवादास्पद अधिनियमों के कारण, जो इसके अंदर उपबंध थे उसके कारण बड़ा ही चर्चित रहा। और इस सारी चर्चा, अपयश, विवाद किसी के भी बावजूद ये अधिनियम उस समय के भारत की एक कड़वी सच्चाई थी। भारतीय जनता पर ये थोप दिया गया। इतना कहकर ही आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।